हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, साइंस की श्रृंखला हमने शुरू की है। अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दो इस श्रृंखला का ये जो लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति इस पर चर्चा करने वाले हैं और इससे संबंधित जो भी MCQs होने वाले हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे और बारीकी से समझेंगे। अपना एक ही मोटो है, शून्य से शिखर तक पहुंचना है। मतलब बेसिक स्ट्रांग होगी और ये करके रहेंगे। ठीक, फिर बेसिक के बाद मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। नोट्स के बाद रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस। सफलता का यही 3 की है, इसे आप लोग कंप्लीट करिए। आज के सेशन में कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले करते हैं वर्क, कार्य पर। क्या होती है कार्य और क्या होती है ऊर्जा, इन दोनों को भी आपस में कंपेयर करेंगे। कार्य, सामान्य भाषा में कार्य का क्या मतलब है? किसी भी क्रिया का करना। कोई भी क्रिया जो हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, वही हमारा कार्य है। कुछ भी उठाना, चलना फिरना, खाना खाना, नहाना, सोना, ये सब के सब क्या है? कार्य है। ठीक, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है, तब उस बल तथा विस्थापन के परिमाण के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझिए। जैसे मान लेते हैं कोई एक वस्तु ले लिया हमने जिसका कुछ द्रव्यमान m है और वह किसी सरफेस, सतह पर रखा हुआ है। हमने मान लिया इस पर कोई बल लगाया F। जैसे ही इस पर बल आरोपित किया हमने, यह वस्तु कुछ समय के बाद डिस्प्लेस हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, यहां से यहां तक ये पहुंच जाएगी, जो कि जिसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन जो है वो d है। हमने फोर्स लगाया किसी वस्तु पर, मतलब बल लगाया, तो यहां पर जो हमारा विस्थापन प्राप्त हुआ यही तो कार्य है। तो कार्य क्या हो गया? बेसिकली कार्य W इज इक्वल टू लगाया गया बल इंटू विस्थापन D। यही चीज डेफिनेशन में लिखी है कि बल तथा विस्थापन के परिमाण के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। जो भी आपके द्वारा कार्य किया गया उसमें जो लगाया गया बल है और जो वस्तु के द्वारा विस्थापन किया गया, इन दोनों के परिमाण के गुणनफल को ही वर्क, कार्य कहते हैं। आई होप क्लियर है। तो यहां पर आप लोग इसको याद कर लोगे, बल गुणित विस्थापन। अब ये विस्थापन अलग अलग दिशा में भी हो सकती है। एक तो फोर्स की दिशा में, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में, या फिर कोई भी इसमें विस्थापन नहीं होगा। 3 कंडीशन है, उसी पर आधारित हम लोग कार्य को 3 भागों में विभाजित करने वाले हैं। आगे देखेंगे, यहां पर नोट कर लो और एक इसे पॉइंट आप लोग ऐड कर लो कि इसका जो SI मात्रक है वह जूल है और CGS मात्रक इसका है अर्ग। ठीक, SI मात्रक इंपॉर्टेंट होता है और SI मात्रक इसका क्या है? जूल है। ठीक, CGS में आपको याद रखना है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 7 अर्ग है। कितनी? 10 की पावर 10 की घात 7। ये हमको याद रखना है। ठीक, पूछा जा सकता है CGS यूनिट बता दो। और CGS यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होती है? ये छोटी यूनिट होती है और ये बड़ी है इससे। जैसे 1 मीटर में अगर बात करें तो 100 सेंटीमीटर होता है ना? 1000 मिलीमीटर होता है, तो वो छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। क्लियर है? तो यहां पर जूल बड़ी यूनिट है और अर्ग छोटी यूनिट है, उसी का CGS मात्रक हो गया। क्लियर हो गया? कार्य एक अदिश राशि है, इस पर आप ध्यान दोगे। कार्य एक अदिश राशि है। लास्ट सेशन में हमने बल पढ़ा था। बल में क्या था? हमने क्या पढ़ा था? सदिश है कि अदिश है? कमेंट में आप बताओगे। अगर लेक्चर देखा है तो उसे आप जरूर बताओगे। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, ये अदिश क्यों है? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, समझते चलना। हमने किसी भी
द्रव्यमान वाली वस्तु पर कोई बल आरोपित किया तो बल की दिशा में ही यहाँ पर विस्थापन हुआ है। जिस दिशा में बल लगाया गया उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर वर्क हो रहा है, इस दिशा में बल लग रहा है। विस्थापन कितना हुआ? d हुआ। अगर मान लेते हैं बल जो है कुछ इस दिशा में लग रहा हो, तो अगर बल इस दिशा में लग रहा हो तो क्या होगा? अभी हमने जो बल का फॉर्मूला पढ़ा वह क्या हमने बल बोल रहा हूं, कार्य का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वह पढ़ा हमने बल गुणित विस्थापन। ठीक है, इजिली हमने बता दिया F इंटू डी। परंतु अगर यहां पर फोर्स लग रहा है तो पूरा का पूरा फोर्स यहां पर, पूरा का पूरा बल यहां पर नहीं यूज में आएगा, पूरा का पूरा वह आगे विस्थापित होने वाले कार्य में यूज नहीं होगा। कैसे? यहां पर समझोगे। यहां पर देखो, अगर हमने कुछ इस दिशा में फोर्स लगाया है, बल आरोपित किया है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस दिशा में और एक तो इस दिशा में। कैसे? अगर मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, चुन्नीलाल ही मान लो हमारा, ठीक, इस व्यक्ति के द्वारा इस ट्रॉली बैग को आगे की तरफ लेकर के जाना है। फोर्स किस दिशा में लगा? फोर्स जो है, बल जो है, ये इस दिशा में लगा। ये जो बल है ये पूरा का पूरा बल इस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। अब इस बल के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसको आगे बढ़ाने के लिए और एक तो इसको ऊपर उठाने के लिए कार्य में यूज हो रहा है। इस बल को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो जिस दिशा में वह जा रहा है और एक ऊपर की दिशा में। कैसे? मान लेते हैं यह कुछ एंगल, थीटा एंगल यहां पर बना रहा है, यहां पर कोई थीटा एंगल पर इसने ट्रॉली को उठा रखा है, तो यहां पर कौन सा बल आएगा? यहां पर आएगा F cos थीटा और यहां पर आएगा F sin थीटा, यहां पर आएगा F sin थीटा। इस F के दो कंपोनेंट हो गए, इन्हीं दोनों फोर्सेस का सम अगर करते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। मतलब इसी F को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला जो फोर्स है यह इसको बैग को आगे लेकर के जा रहा है और ये वाला फोर्स इस बैग को ऊपर उठाने में यूज हो रहा है। आ रहा समझ में? तो कार्य पूरा का पूरा F इंटू डी यहां नहीं होगा, F इंटू डी यहां पर गलत हो जाएगा, ये चीज समझना है। यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर पूछा जाए इसको आगे लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो आप कार्य W इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ये वाला फोर्स F cos थीटा इंटू इसके द्वारा कुछ विस्थापन हुआ वो था D, तो हमारा आ गया F cos थीटा इंटू D। आप इसे नोट कर लोगे, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन कार्य हो गया। बहुत आराम से समझ लो इसको। हमने क्या किया? बल इस दिशा में लगाया है, इसके दो कंपोनेंट आए, F sin थीटा, F cos थीटा। यहां पर F cos थीटा इस बैग को आगे की तरफ लेकर के जाने में उपयोग में आ रहा है, तो यह वाला बल इंटू यहां से यहां तक का कुछ विस्थापन हो गया, मान लेते हैं D है, तो उसको आप लोग यूज कर लोगे F cos थीटा इंटू D, ये हमारा कार्य हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है, नोट कर लो। ये हो गया हमारा कार्य। कार्य मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कार्य मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य, यही वाले कार्य को ही धनात्मक कार्य कहा जाएगा। बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होना, यह होता है धनात्मक कार्य। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होना धनात्मक कार्य। जिस दिशा में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो ऋणात्मक कार्य। यहां पर आप समझिए, अगर मान लेते हैं बल कुछ इस दिशा में लग रहा है F, और जो विस्थापन है वह भी इसी दिशा में है, तो यहां पर धनात्मक कार्य। अगर बात करते हैं बल जो है इस दिशा में लग रहा है और जो विस्थापन है वह इस दिशा में है, तो हम बोलेंगे ऋणात्मक कार्य। और अगर
बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन जो है वो 0 है, तो बोल देंगे शून्य कार्य, 0 कार्य। एग्जैक्टली मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? क्या मैंने बोला? जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन, जिस दिशा में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन, जिस दिशा बल लग रहा है परंतु अब कोई विस्थापन नहीं। सबसे पहले इसको समझो। आप दीवार पे हाथ लगाते हो, बल लगाते हो, क्या दीवार विस्थापित होती है? तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आपके द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो वो आंसर करोगे शून्य। कार्य तो किए हो, आपकी ऊर्जा जो है स्थानांतरित तो हुई है, परंतु वह हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। उस ऊर्जा का कार्य में नहीं परिवर्तन हो पाया। कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा, यह आपको ध्यान रखना है। कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा। यहां पर अगर कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य शून्य हो गया। अगर ट्रॉली बैग हमारे साथ आगे बढ़ गया तो कार्य पॉजिटिव है, धनात्मक है। सर ये कंडीशन कैसे प्राप्त होगी? ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। हम बल लगा रहे हैं आगे और वस्तु पीछे विस्थापित हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल है, देखो यहां पर अगर मान लेते हैं किसी वस्तु में हमने बल लगाया, एफ फोर्स लगाया, यह बल विस्थापित हुई कुछ डी डिस्टेंस तक, ठीक यहां पर पहुंच गई मान लो, समझ गए? अब इस वस्तु में एक फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लग रहा होगा। लग रहा है? बिल्कुल बोलो हाँ सर लग रहा है, अभी लास्ट क्लास में ही आपने पढ़ाया है। अगर हम बोलें कि इस फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो बोलोगे सर फोर्स इधर लग रहा है, वस्तु विस्थापित इधर हो रही है, निगेटिव कार्य, ऋणात्मक कार्य। अगर मैं बोलूं इस बल के द्वारा किया गया कार्य, तो धनात्मक कार्य। इस बल के द्वारा किया गया कार्य, ऋणात्मक कार्य। जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, धनात्मक कार्य। जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसकी विपरीत दिशा में फोर्स बल लग रहा है, ऋणात्मक कार्य। एक दूसरे के विपरीत दिशा में है ऋणात्मक कार्य, सेम दिशा में है तो धनात्मक कार्य। एक दूसरे से 90 डिग्री अगर एंगल बना रहा है आपका फोर्स और विस्थापन, तो शून्य कार्य। या फिर विस्थापन 0 है, शून्य कार्य। ये दो चीजें आपको याद रखनी है शून्य कार्य में। या तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा या तो विस्थापन 0 होगा। यहां पर क्लियर है? सेम दिशा। अब ये सेम दिशा के लिए आप एंगल याद रखोगे क्या? यहां पर न्यून कोण, फोर्स और विस्थापन के बीच में न्यून कोण बनना चाहिए, तो धनात्मक कार्य होगा। जैसे कि यहां पर जो एंगल, फोर्स तो इधर लगा था, फोर्स इधर लगा था, विस्थापन इधर हुआ, ये पूरा धनात्मक कार्य मानेंगे। अगर यहीं पर मान लेते हैं इस तरीके का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और विस्थापन इधर हो रहा है, तो बोलेंगे ऋणात्मक कार्य। मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री से पहले तक का अगर एंगल है तो धनात्मक कार्य, 90 डिग्री है तो शून्य कार्य। अगर 90 से 180 तक का कार्य हो रहा है तो ऋणात्मक कार्य। इसे नोट कर लो, आई होप क्लियर है। अब एक एक करके समझते चलो, फटाफट मैं बताऊंगा क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया। धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क की बात करें, यदि वस्तु के विस्थापन तथा बल की दिशा समान हो अथवा बल और विस्थापन के मध्य का कोण जो हो वो न्यून कोण हो, तो हम बोलेंगे किया गया कार्य पॉजिटिव है, धनात्मक है। यहां पर देखो बल लग रहा है इस दिशा में, विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, यहां पर जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स का एक कंपोनेंट F cos थीटा सामने आएगा और इसकी वजह से कार्य होगा। क्लियर है? उदाहरण, जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशा में समान होती है। यहां पर देखो, मान लेते हैं कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रहा है नीचे, तो इसके वस्तु के द्वारा एक बल आरोपित होगा। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने सर के ऊपर कोई वस्तु छोड़ के देखो, अपनी बोतल को, ऐसे बोतल को क्या करो, ऐसे छोड़ के देखो, चोट लगेगी। मतलब इस वस्तु के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होगा। वह कितना होगा?
बल गुणित विस्थापन, बल कितना हो रहा है, वस्तु का मास इनटू गुरुत्वीय त्वरण, ये वाला फोर्स लग गया। mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन दी अंडर ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, क्लियर है। यहां पर जो g है, यहां पर F इज इक्वल टू क्या जानते हो, ma, a एक्सेलरेशन होता है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, a एक्सेलरेशन त्वरण होता है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां पर जो बल लग रहा नीचे की तरफ है इतना लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कि ये जो वस्तु है विस्थापित नीचे की तरफ ही होगी, d नीचे लग रहा है, बल और विस्थापन समान दिशा में है तो किया गया कार्य पॉजिटिव, क्लियर है, नोट कर लो। यहां पर देखो चुन्नी लाल इस तरीके से एंगल बना रहा है, ये देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो, इधर मान लेते हैं विस्थापन हो रहा है और जो फोर्स है वो भी इधर है। जब भी आपको समझ में नहीं आए एंगल्स, थोड़ा मैथ यहां पर बन रहा है, दोनों के बीच में 0 डिग्री, अगर ऐसा है 0 डिग्री, ये ऐसा है तो 90 डिग्री, ये ऐसा है तो 180 डिग्री, ये वाला क्या है, ये विस्थापन है और ये क्या है, फोर्स है। अगर ऐसा है तो 90 डिग्री शून्य कार्य, अगर 0 डिग्री है तो धनात्मक कार्य, दोनों समान दिशा में है। अगर 10 डिग्री है तो धनात्मक कार्य, 20 डिग्री है तो धनात्मक कार्य, 30, 40, 50, 90 से पहले तक धनात्मक, 90 पर 0, 90 से बढ़ा रहे हैं 110, 120, 130, 180 तक ऋणात्मक कार्य, कितना, ऋणात्मक, नेगेटिव वर्क, क्लियर हो गया। यहां पर एग्जांपल क्लियर है। अगला देखो, नेगेटिव वर्क, अगर वस्तु को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, किसी मास m के वस्तु को ऊपर फेंका, ये मूव किधर जा हो रही है, ऊपर, तो बल लगाया हमने ऊपर, बल कहां लगाया हमने, ऊपर, ठीक। अब यहां पर वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वह क्या है, वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो mg है, वह mg है। अब यहां पर दोनों केस देखो, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। अगर मैं पूछूं इस वस्तु के द्वारा कार्य बताइए, तो अगर मैं ऊपर फेंका हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन ऊपर ही होगा ना। तो अगर मैं बोलूं वस्तु के द्वारा कार्य, तो वस्तु जो फोर्स लगा रही है वो नीचे लगा रही है और वस्तु जा तो ऊपर रहा है, तो यहां पर बोलेंगे वस्तु के द्वारा कार्य ऋणात्मक है, नेगेटिव। लेकिन आपने जो वर्क किया वो ऊपर किया, मतलब फोर्स आपका ऊपर लग रहा है और यहां पर जो विस्थापन है ऊपर है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। क्या यहां पर क्लियर है बात, आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, इस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य नीचे लग रहा है, मतलब ऋणात्मक, ठीक। वैसे ही घर्षण फोर्स वाला जो मैंने बताया था, यहां पर जो आपने फोर्स लगाया, ये वस्तु विस्थापित हो गई, यहां पर जो विस्थापन मिला इस फोर्स के द्वारा धनात्मक कार्य, और अगर घर्षण पीछे लग रहा है तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यही चीज समझा रहा हूं, यहां पर ऊपर जा रहा है धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ऊपर जा रहा है विस्थापन, ऊपर लगाया गया फोर्स, ऊपर धनात्मक कार्य F इंटू डी, यहां पर F इंटू डी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, D इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो यहां पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए बोलेंगे ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। आई होप क्लियर है, इसको नोट कर लो। यदि किसी वस्तु के विस्थापन तथा बल की दिशा विपरीत हो तो बल और विस्थापन के मध्य कोण जो बनेगा वह अधिक कोण, एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, तो हम बोलेंगे जो वर्क होगा वो ऋणात्मक होगा। नोट कर लीजिए। शून्य कार्य में कुछ नहीं करना है, वस्तु अगर विस्थापन 0 करे, 0 विस्थापन, तो कार्य शून्य होगा, और यदि विस्थापन और बल के बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे शून्य कार्य। उदाहरण देखो, एक कूली जो है वह रेलवे स्टेशन पर बैग को आपके ऊपर, अपने ऊपर लेकर के रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, और वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ऐसे रखा है, ऐसे जा रहा है। बल की दिशा कहां है, ऊपर है कि नहीं है, बताओ। बल की दिशा ऊपर है क्योंकि वो फोर्स ऊपर लगा रखा है, वरना बैग उसके ऊपर नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा जब वो छोड़ता है। तो बल ऊपर लगा रखा है और विस्थापन वो आगे कर रहा है, इसका मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां जो वर्क डन होगा कूली के द्वारा वह 0 होगा। इसे समझो,
ऐसे प्रश्न बनेंगे और ऐसे प्रश्न बनते आए हैं, इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य बताइए। घर्षण के द्वारा अभी मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर घर्षण बल लग रहा है मतलब जो वस्तु है वो आगे की ओर मूव कर रही है, घर्षण बल पीछे लग रहा है, तो ये विस्थापन है आपका डी, विस्थापन आगे की तरफ है, और जो बल लग रहा है घर्षण पीछे की ओर 180 डिग्री, इसका मतलब है ऋणात्मक कार्य। ज्यादा सोचना नहीं है, आपको याद भी करते चलना है। क्लियर है? आगे देखो, एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रंक अपने सिर पर लेकर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। बताइए, ऊपर रखा है, आगे बढ़ रहा है, ऊपर फोर्स, विस्थापन आगे या पीछे, 90 डिग्री का एंगल, तो यहां पर हो गया शून्य, जो वर्क डन होगा वो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखोगे, कोई मैं यहां फालतू का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहा हूं, तो एक एक चीज ध्यान से पढ़ते चलो, नोट करते चलो, रिवाइज करते चलो। ठीक, अब बात करते हैं ऊर्जा की। कार्य पूरी तरीके से समझ में आ गया है, ये मैं मान के चल रहा हूं। 3 टाइप के कार्य हैं, वो भी समझ में आ गया। ऊर्जा की बात करते हैं, तो सबसे पहले कार्य और ऊर्जा में संबंध देखो। ठीक, आप खाना खाते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है। वो एनर्जी आप कहाँ यूज करते हो? अपने डेली रूटीन के वर्क करने में, कार्य करने में। जो भी डेली रूटीन है, आप दिन भर जो भी कार्य करते हो उसके लिए आप खाना खाते हो, आपको ऊर्जा मिलती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो हमने ऊर्जा प्राप्त की उस ऊर्जा को हम लोग कार्य में बदल सकते हैं, उसी ऊर्जा को हम लोग कार्य में बदल रहे हैं, और वो कार्य जब हम करते हैं तो वापस से वह किसी न किसी ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, वापस से वह किसी न किसी ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है कार्य में रूपांतरित होता है और कार्य जो है ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ऊर्जा पूरी तरीके से कार्य में, कार्य ऊर्जा में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, नोट, इसको लिख लो, अभी याद आ गया तो बता दे रहा हूं। कार्य जो है पूरी तरीके से ऊर्जा में बदल सकता है, कार्य पूरी तरीके से ऊर्जा में बदल सकता है, परंतु ऊर्जा जो है कार्य में परिवर्तित तो होगा बट 100% नहीं होगा, 100% नहीं। ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है बट 100% नहीं बदल सकते। मान लो आपने खाना खाया, आपको ऊर्जा मिली 500 जूल की, आप चाहते हो ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को आप पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट करना, तो 100% वर्क डन इम्पॉसिबल है। मतलब वर्क डन कितना? 500 जूल का कार्य आप कर पाओ, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप वर्क करते हो तो आपकी बॉडी से हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षरण होता है, ह्रास होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खत्म होती है, विनाश होती है, इसलिए यहां पर पूरा का पूरा कार्य नहीं कर सकते हो। इसीलिए आज तक 100% एफिशिएंट कोई इंजन नहीं बन पाया। ठीक, इसे नोट कर लो कि कार्य 100% ऊर्जा में बदल सकते हैं। कोई भी कार्य करते हो ऊर्जा में ही तो बदलेगा। अब कैसे? आप कोई कार्य करते हो, मान लेते हैं इस बोतल को आपने उठाया नीचे से, तो इसमें क्या आ गया? स्थितिज ऊर्जा आ गई, इसकी हाइट बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई, कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। इसको छोड़ोगे तो इसके द्वारा क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, किस में कन्वर्ट होगा? अब काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि इसमें अब वेलोसिटी आ जाएगी, वेग आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। इस तरीके से फर्दर ऊर्जा में परिवर्तित होता जाता है। क्लियर है? इसे नोट कर लो। अब हम लोग ऊर्जा को समझते हैं। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतना ज्यादा कार्य कर सकते हो। देखो एक दूसरे से कन्वर्टिबल है, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कह रहे हैं। समझते चलो। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, अभी लास्ट में मैंने बताया कार्य का एसआई मात्रक जूल।
जूल क्यों है दोनों का? क्योंकि दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं। दोनों की अगर एसआई मात्रक की बात करें तो जूल होगा, सीजीएस अगर मात्रक की बात करें तो अर्ग होगा। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? अभी बताया मैंने, एक जूल जो है 10⁷ अर्ग। नोट कर लो। कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान है, बिल्कुल। ऊर्जा एक अदिश राशि है, जिस तरीके से कार्य अदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, परिमाण की आवश्यकता है सिर्फ। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के कई प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एंड सो ऑन आदि एटसेट्रा। अब समझो किस तरीके से एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक, यहां पर समझो, जैसे मान लेते हैं प्रकाश ऊर्जा। आपके घर में लाइट जल रही है, लाइट को आप ध्यान से देखो, वहां से हमको लाइट एनर्जी मिल रही है, लेकिन वो लाइट बन कैसे रही है? जब आपने स्विच ऑन किया था तो वहां से क्या हुआ? आवेशों का संचरण हुआ, वो करंट प्रवाहित कर रहा, करंट जो है बल्ब में आया या ट्यूबलाइट में आया, और वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा है, वह कन्वर्ट हो गई कौन सी एनर्जी में? विद्युत ऊर्जा कन्वर्टेड इनटू प्रकाश, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। क्लियर है इतनी बात? विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। वही स्विच ऑन किया आपने, विद्युत ऊर्जा ही आपने जैसे ही ऑन किया, अब आपके स्पीकर चलने लगे, गाना बजने लगा, डांस करने लगे आप, तो वहां से ध्वनि निकलने लगी, तो विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आपने पंखा ऑन किया तो विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। एक एक चीज समझ में आ रहा है आई थिंक? ठीक, पूरा एग्जांपल समझाऊंगा, इसे नोट कर लो। बाकी के ऊर्जा भी है, इनको भी एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? यांत्रिक ऊर्जा, जो हम लोग यहां पर देख रहे थे, ये वाली यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदल गई? सबसे पहले मैकेनिकल जो एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, इसमें सबसे पहले याद कर लो कि ये इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हिंदी मीडियम, काइनेटिक एनर्जी जो है वो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कुछ और अलग से नहीं है। यांत्रिक, जब भी यंत्र की बात है, यंत्र की जब भी बात आएगी, यंत्र किसी भी मैकेनिकल यंत्र की बात होगी, है ना, जैसे कि पंखा हो गया, कूलर हो गया, मोटरसाइकिल हो गए, ये सब क्या है? यंत्र हैं। ये सब क्या करेंगे? रोटेट, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी होगी, वेग होगा, कुछ ना कुछ इसमें विस्थापन होगा, कुछ ना कुछ रोटेशन की चीजें होंगी, मतलब चलने की बात होगी। सब कुछ गति और स्थिति की बात होगी, दो चीजों की बात होगी, एक तो स्थिति की और एक गति की। अगर गति आ गया तो भी मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है। अगर उसकी स्थिति, उसमें हाइट आ गई तो भी हम कहेंगे कि हाँ, उसमें यांत्रिक ऊर्जा है। क्या सर स्थितिज ऊर्जा को हम लोग सीधा यांत्रिक ऊर्जा बोल सकते हैं? तो बोल सकते हो। क्या मैं गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोल सकता हूं? तो बोल सकता हूं। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कभी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी, पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। कभी कभी होगा यांत्रिक ऊर्जा पूरा तरीके से जीरो होगा, तो स्थितिज ऊर्जा पूरी की पूरी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। समझते चलो, आगे और अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा समझते हैं। जब भी वर्ड आ जाए गतिज ऊर्जा की, आपको एक ही चीज याद रखना है, वेग। वस्तु में गति, वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में जब भी गति आ जाए, मोटरसाइकिल चल रही है, गतिज ऊर्जा, आप चल रहे हो, गतिज ऊर्जा, कोई भी वस्तु मूव कर रही है, गतिज ऊर्जा। अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेग है, तो हम बोलेंगे वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर।
जहां m जो है द्रव्यमान है और v जो है उस वस्तु का वेग है। क्या है? वेग है। हाफ mv²। याद करो, यहां से प्रश्न बने हैं। गतिज ऊर्जा को ke से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह धनात्मक होता है, हमेशा हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक या नहीं होगा, ठीक। अब शून्य, v की वैल्यू 0 रख दो तो शून्य तो हो ही जाएगा, तो हमेशा धनात्मक होगा अगर वहां पर कोई भी वेलोसिटी है, वेग है तो, ठीक। अगर गति की बात हो रही है तो गतिज ऊर्जा, अगर स्थिति की बात हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा, हाइट आएगा। देखते हैं उदाहरण, देखो इसका, बंदूक से दागी गई गोली। अब जब गोली दागोगे तो गोली में क्या है? वेग है कि नहीं है? तो बोलेंगे यह उदाहरण किसका है? काइनेटिक एनर्जी का है, गतिज ऊर्जा का है। बहते हुए पानी, पानी बह रही है, उसके अंदर वेग है, तो गतिज ऊर्जा। गतिमान वाहन, उड़ता हुआ वायुयान आदि सभी जो हैं गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चंस की। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में फिल इन द ब्लैंक्स के कारण होती है। देखो क्या बैठ रहा है, क्या घनत्व के कारण होती है? तो नहीं। तापमान के कारण? नहीं। स्थिति के कारण? तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण होती है, ये नोट कर लो, ठीक। किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च होगी, सबसे ज्यादा होगी? अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, अब ध्यान दो। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का जो कण है उनमें समझो सभी जैसे ही पानी है, पानी जो है, जो वाटर है वो मॉलिक्यूल से बना है, H2O, ठीक, H2O से बना है। तो अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं? ये जैसे मैंने हिला दिया, कोलिजन कर रहे हैं, उसमें आ गई गतिज ऊर्जा, ठीक। जब गतिज ऊर्जा होती है तो तापमान बढ़ता है। तो यहां पर बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ रखी हुई है, उनके कणों का जो गतिज ऊर्जा है क्या वो सर्वोच्च होगा, या फिर 0 डिग्री पर रखा हुआ पानी, ये बर्फ है, 0 डिग्री का पानी है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कण और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कण। सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? भाप वाला, भाप के कण, उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। इसका मतलब है जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा। और इसके अलावा और समझो, जितनी ज्यादा ऊष्मा होगी, मैं चैप्टर में क्लियर करूंगा तापमान और ऊष्मा में अंतर, ठीक। इसीलिए क्यों? क्योंकि यहां पर 100 डिग्री का पानी भी है और 100 डिग्री का भाप भी है। क्या अंतर है? दोनों 100 डिग्री पर पानी में ऊष्मा की मात्रा बढ़ गई, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ऊष्मा की मात्रा बढ़ गई, तो वो जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदल गया। तो यहां पर सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, तो आंसर डी नोट कर लो। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वह स्थितिज ऊर्जा है। किसी वस्तु में उसके वेग या उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित हो रही है वह गतिज ऊर्जा है। स्थिति माने क्या? माने कि अगर कोई वस्तु किसी धरातल पर रखी है m मास की, द्रव्यमान की, इसको आप उठा के किसी हाइट h पर ले आओ, जैसे ही इसको हाइट आपने दिया, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, तो हम बोलेंगे कि इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। देखो कैसे, अभी मान लेते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, इसको मैंने उठाया और देखो छोड़ा तो अपने आप गिरा कि नहीं गिरा? मतलब इसमें ऊर्जा थी तभी तो ये गिरा, इसमें गति आई, वरना क्यों आती? अभी देखो 0 है तो कोई गति नहीं हो रहा है। हमने क्या किया? कार्य किया, वह कार्य किस में बदल गया? स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। तो इस वस्तु में अब जो है स्थितिज ऊर्जा कितनी है? mgh के बराबर। मास कितना इसका? m, द्रव्यमान, हाइट जो बढ़ा दी h, और जो इस पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है नीचे की तरफ g, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसे नोट कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कहीं दिक्कत ना आए इसलिए। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, गतिज ऊर्जा सिर्फ धनात्मक होता है। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं या वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक।
नोट कर लो। उदाहरण की बात करेंगे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझ के उदाहरण को समझना। अगर उदाहरण याद रह गया तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस उदाहरण से पूछे जाएंगे या तो कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, धनुष की खींची गई डोरी, मैंने बोला धनुष को मैंने खींचा, पहले धनुष नॉर्मल था, जैसे ही मैंने उसकी डोरी खींची तो उसकी स्थिति में परिवर्तन ले आया, और जब मैं छोड़ता हूं तो कुछ भी नहीं किया, वो गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो जैसे ही मैंने इसको खींचा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित हो गई, संचित हो गई। क्लियर है? तो धनुष की खींची गई डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, जो तीर को गति प्रदान करती है, बाद में जब छोड़ते हैं ना तो गति प्रदान करता है। वहां पर फिर वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ठीक, बांध में रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध को क्या बनाया जाता है, काफी हाइट पर बनाया जाता है, पानी रोक के रखे हैं, ऊपर से पानी गिरा रहे हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदलते हैं, और टरबाइन नीचे रख देते हैं, उस पर गिरता है पानी और टरबाइन रोटेट होता है, उसको शाफ्ट के थ्रू जनरेटर से जोड़ रखते हैं, वहां से हमारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? प्रोड्यूस नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बट क्या हो रहा है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। ठीक, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो बांध में रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, जिससे हम लोग टरबाइन चलाते हैं पानी को गिरा करके। ठीक, घड़ी में चाबी जब भरते हैं, जब चाबी हम लोग भर रहे हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें जो ऊर्जा संचित हो रही है वह किस फॉर्म में हो रही है, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु, जो मैंने अभी वस्तु उठाया था, इसमें भी कौन सी ऊर्जा निहित हो गई, संचित हो गई, स्थितिज ऊर्जा। नोट कर लीजिए, स्थितिज ऊर्जा के द्वारा दर्शाया जाता है। mgh कहां है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊपर रखी टंकी में भरा हुआ पानी, अब जो घर होता है, घर की टंकी यहां पर रखी होती है। ठीक, आपका घर बकायदा ऐसा बना है, ये मेन गेट आपका, ठीक है, यहां से पाइपलाइन निकल के आपको यहां पर टोटी बना दी गई है, लो। ठीक, तो यहां पर क्या है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट है धरातल से, h, तो इसमें इसका कुछ ना कुछ मास है, द्रव्यमान है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। क्लियर? तो हम बोलेंगे क्या, इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित है। कभी भी स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा, हाइट की बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा, गति की बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। ध्यान रखोगे दो चीजें। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा के रूप को दूसरे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तभी तो मैंने अभी बोला बिजली को हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमने एक ऊर्जा को बदल के दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया है, विद्युत ऊर्जा में बदला है, और उस विद्युत ऊर्जा को अपने घर तक लाते हैं और तरह तरह के जितने भी अप्लायंसेस हैं उसको जलाने में या यूज करने में करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो, बल्ब या ट्यूबलाइट जो जल रही है, हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट हमको प्रकाश मिल रहा है। तो प्रकाश एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी, वो हमको मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। कैसे हमने किया, स्विच ऑन किया था, मतलब विद्युत ऊर्जा कन्वर्टेड इनटू प्रकाश, विद्युत ऊर्जा जो है रूपांतरित हो रहा है प्रकाश में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। यहां पर प्लस में ऊष्मा भी लिखा है, तो इसकी क्वांटिटी काफी कम होती है। आउटपुट ज्यादा किसका है, आउटपुट हमारा प्रकाश का है, तो हम बोलेंगे प्रकाश में बदल रहा है। एक क्वेश्चन है उसमें ऊष्मा भी आया था, इसलिए मैं इसे नोट कर दिया हूं, बताऊंगा अभी। बेसिकली मेन आंसर क्या है, आंसर बेस्ट है प्रकाश। टरबाइन को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, अभी मैंने गिराया था। हाइट पर बांध पानी को हमने रोक रखा है, उसकी स्थिति को हमने, स्थिति ऊर्जा को हमने गतिज ऊर्जा में बदला है और उससे हमने टरबाइन घुमा लिया, तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि का चलना यंत्र है ये दोनों, ठीक, और रोटेट हो रहे हैं। जैसे ही स्विच किया ऑन, रोटेट, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, विद्युत ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल गई, और गतिज ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा का ही पार्ट है, तो यांत्रिक ऊर्जा भी बोल सकते हो। दोनों में से कोई भी आएगा तो यांत्रिक बोलोगे। ठीक, तो
मिक्सी का, बिजली का, पंखा का चलना विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा, इसे नोट कर लो। यांत्रिक ऊर्जा कुछ और नहीं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का ही योग है, सम है। डायनामो ये होता है आपके जनरेटर, ठीक, जिसमें गतिज ऊर्जा दे करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। शादी ब्याह में आप लोग तो देखे ही होंगे, वो जो डीजल डाल के और पीछे से ऐसे रोटेट करते हैं। अब तो सब इलेक्ट्रिक सब कुछ वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। पहले क्या होता था, उसमें डीजल डाल के हम पीछे से क्या करते थे, रोटेट कराते थे, उससे वो जनरेटर चालू होता था और पूरे घर में बिजली आती थी। तो वहां पर हमने बेसिकली दिया क्या, गतिज ऊर्जा दिया। गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन हुआ, जिससे हम बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को, उस यंत्र को डायनामो। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती में बेसिकली जब जलाते हो तो क्या होता है, मोमबत्ती जो है वैक्स से बना होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा जो है वह बदल रही है प्रकाश और ऊष्मा में। बेसिकली किसमें, प्रकाश में। तो प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। माइक्रोफोन जिससे आप बात करते हो, उसमें आप बोलते हो तो वो आपके वॉइस को कैच करता है। तो ध्वनि ऊर्जा जो है वो किसमें बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा। तार के माध्यम से लेकर के जाएगा अगले वाले व्यक्ति को, माइक्रोफोन को, वहां पर जो भी वो लगा रखेगा, हेडफोन वगैरह या फोन वगैरह, उसमें आपकी ध्वनि सुनाई देगी। फिर से विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। पहले क्या हुआ, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गया, फिर बाद में वहां पर क्या होगा, अगेन विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी। लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या है, या स्पीकर या बुफर आप जिसको बोलते हो, स्विच ऑन किए हो, वहां से बिजली गई, विद्युत ऊर्जा गई और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। घड़ी की चाबी भरने में बताया अभी मैंने, चाबी भरते हो तो उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इतनी सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, मैंने इसलिए इसको नोट डाउन करवाया क्योंकि यहां से कोई भी प्रश्न बन सकता है। कंफ्यूज नहीं होगे, इससे भी और भी ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं। तो धीरे धीरे आप क्वेश्चन के माध्यम से सीखते चले जाओगे। बेसिक चीजें अगर स्ट्रांग हैं तो आप एड अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या होता है, ऊर्जा का ना तो उत्पादन कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रूप के ऊर्जा को दूसरे रूप के ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो आंसर डी, शक्ति, पावर। अब बात करते हैं पावर की। कार्य हमने किया, ठीक, कार्य कितने समय में किया, यह बात आती है शक्ति की। आप बोलते हो मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं जितना ज्यादा पावरफुल रहूंगा उतने कम समय में कार्य को खत्म कर दूंगा। तो मतलब शक्ति का किसी ना किसी से संबंधित है, तो संबंध किससे है, कार्य से है, कार्य और समय से है। कितना कम समय लगेगा उतना ज्यादा मैं पावरफुल हूं, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा मैं पावरफुल हूं, उतना ज्यादा मैं कार्य कर सकता हूं। आई बात समझ में। तो शक्ति कुछ और नहीं, कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। दर मतलब पर यूनिट टाइम, समय से भाग। कितने कम समय में कितना ज्यादा कार्य कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पावर। क्लियर। तो यहां पर शक्ति की परिभाषा P से डिनोट करते हैं और कार्य बटे समय, W/T को हम लोग बोलेंगे शक्ति, पावर। अब एक बात बताओ, किसी को आप झापड़ मार रहे हो, कार्य कर रहे हो, अगर मैं बोलूं 1 सेकंड में 10 झापड़ मारो, मार पाओगे, नहीं मार पाओगे। 10 सेकंड में 10 झापड़ मार लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं और बताओ 10 सेकंड में 15 झापड़ मारो, तो आपने क्या कर दिया, कम समय में ज्यादा कार्य कर दिया, मतलब पावर ज्यादा है। आप ज्यादा खाना खा के आए हो, अच्छा खा के आए हो, मतलब आपकी पावर बढ़ गई। ये चीज शो करता है। ऐसे बड़े बड़े आपके जो आप अप्लायंसेस हैं, मान लेते हैं एक बल्ब की बात करें तो बल्ब पहले क्या है, एक 100 वाट का बल्ब मैं मान लेता हूं। आप जाते हो तो बोलते हो 0 वाट का बल्ब दे दो, 9 वाट का बल्ब दे दो, 100 वाट का बल्ब दे दो। एक 9 वाट का बल्ब मैं मान लेता हूं। तो यहां वाट का मतलब क्या है, वाट का मतलब है कि कितना कार्य किया गया 1 सेकंड में, ठीक। इसका मतलब क्या है, सर 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में लगी। समझ में आया, नहीं आया, यहां समझो। सर आपने बोला था कार्य का जो मात्रक है वह है जूल,
समय का जो मात्रक है वह है सेकेंड, जूल पर सेकेंड ये यूनिट हो गई, मात्रक हो गई पावर की, शक्ति की। ऐसे आपको मात्रक निकालना है, वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड हो गया पावर की यूनिट, मात्रक। एक वैज्ञानिक आए वॉट, उन्होंने बोला आप इसे नहीं, मेरा नाम याद रखो वॉट, इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो पावर की नई मात्रक क्या हो गई, वॉट, और यही हमारा SI मात्रक है पावर का, SI मात्रक वॉट। ठीक, अब यहां पर जो वॉट है यही तो वॉट है। 100 वॉट की बल्ब मतलब 100 जूल की ऊर्जा एक सेकंड में खपत कर रहा है ये वाला बल्ब, इसीलिए बिजली बिल ज्यादा आता है। इसका मतलब है 9 वॉट मतलब 9 जूल की ऊर्जा एक सेकंड में खपत कर रहा है, तो इसमें बिजली बिल कम आएगा। आई बात समझ में? फिर आपके अप्लायंसेस जैसे टीवी ले आए आप 1200 वॉट का, है ना, 2000 वॉट का, 2500 वॉट का गीजर ले आए आप, बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा है, मतलब वो खपत ज्यादा कर रहा है, वो ऊर्जा ज्यादा ले रहा है कम समय में। ठीक, इस तरीके से आपको शक्ति याद रखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने वर्ड आया वॉट, ठीक, चुन्नीलाल बोलता है कि मैं वाट लगा दूंगा। जो आपने एक वर्ड याद किया होगा, आपने आपस में धमकी दिया होगा अपने दोस्तों को, यारों को, कि मैं तेरी वॉट लगा दूंगा, तो उस वॉट का ही मतलब है मैं तेरा 100 जूल पर सेकेंड लगा दूंगा। 100 जूल की एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी एक सेकंड में लगा दूंगा, मतलब इतनी वॉट में एनर्जी लगा दूंगा तुम पर, मतलब इतनी पावर लगा दूंगा मैं। आया समझ में? वॉट कहां से आया? यहां से आया। तो आगे बढ़ते हैं, शक्ति का SI मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, ये जूल पर सेकेंड अथवा वॉट कहते हैं। MKS में अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड इसका CGS मात्रक होगा। ठीक, जूल पर सेकेंड जो है ये SI मात्रक, गड़बड़ हो गया, SI मात्रक जो है वो वॉट है। MKS में अगर बात करेंगे तो जूल पर सेकेंड है, CGS में बात करेंगे तो अर्ग पर सेकेंड है, इसे नोट कर लो। शक्ति एक अदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर नोट कर लो, शक्ति की एक और यूनिट होती है जिसको अश्व शक्ति कहते हैं, जिसका मान 746 होता है, 746 वॉट, ये याद रखोगे। एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट। ठीक, एक यूनिट आती है किलो वॉट आवर, यह आपसे पूछा जा सकता है किलो वॉट आवर क्या है, तो आप इसे शक्ति की यूनिट नहीं बताओगे, इसे बताओगे यह ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा की यूनिट है, जिसका मान 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये कैसे हुआ यहां पर बता रहा हूं मैं आपको। यहां देखो, 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट घंटा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, 1 किलो वॉट घंटा। इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो 1 की जगह 1 रहने दो, किलो का मतलब मैंने आपको बताया था 10 की पावर 3, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 3600 गुणे 10 की पावर 3 जूल, तो यहां से कितना आ गया 3.6 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 3, 4 5 6, ये हो गया आपका 1 किलो वॉट आवर का मतलब। याद रखना है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है या कन्वर्ट करने को आ जाएगा कि 100 किलो वॉट आवर का बताओ ऑप्शन में, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, ये चीज करना आना चाहिए। किलो का मतलब 10 की पावर 3, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, यहां से आ गया 3600 सेकेंड। नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, क्या है 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक। अब देखो जूल में आया कि नहीं आया, इसलिए ये ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन, एक मशीन जो है 5 सेकंड में 20 जूल का कार्य करती है, इसकी शक्ति बताओ। शक्ति का अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। कितना कार्य किया भैया 20 जूल का,
कितने समय में? 5 सेकंड में। तो 5 चौको 20, 4 जूल पर सेकंड की ऊर्जा, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, 4 वॉट कहाँ आया? ये आया। जैसे मैं स्लो आपको यहां सॉल्व करता हूं वैसे ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? अब इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस है, आउटपुट क्या ले रहे हो वो देखो, हीट ले रहे हो जिससे कि आप प्रेस कर रहे हो, ठीक। तो आपकी ऊष्मा जो है आउटपुट हो गई। आपने ऑन क्या किया था? स्विच ऑन किया था, तभी तो वो गर्म होने लगा। इसका मतलब है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है कन्वर्ट हो रही है ऊष्मा ऊर्जा में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा कन्वर्टेड इनटू ऊष्मा ऊर्जा। आंसर सी। निम्न में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में मतलब रोटेट वगैरह करा दे। तो डायनामो क्या है? डायनामो जो है मैं आपको बताया था ये जनरेटर है। इसको अलग से क्या याद कर लो, ब्रैकेट में डाल दो जनरेटर। और जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर हम कब लगाते हैं? जब शादी ब्याह होती है, और शादी ब्याह होती है तो हमको चाहिए लाइट, बिजली। तो बिजली हमारा मेन आउटपुट चाहिए, तो इसमें जनरेटर का यूज करते हैं बिजली बनाने में, विद्युत ऊर्जा में। और किस ऊर्जा से? गतिज ऊर्जा से, ठीक। तो ये तो नहीं होगा। ट्रांसफार्मर नहीं होगा। विद्युत मोटर, पंखे में मोटर लगा हुआ है, कूलर में मोटर लगा हुआ है, तभी तो वो विद्युत ऊर्जा को पा करके घुमाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। तो आंसर इज विद्युत मोटर। कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है? तो अभी बताया था माइक्रोफोन। सोलर सेल क्या करेगा? सोलर सेल, सौर सेल जो है सूर्य ऊर्जा को संचित करेगा और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। डायनामो अभी बताया, विद्युत विस्तारक यंत्र जिसमें विद्युत का ध्वनि का विस्तारक ध्वनि का विस्तार करता है। यहां पर माइक्रोफोन जिसमें हम लोग ध्वनि दे रहे हैं वह ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। एक बैटरी एक बल्ब को प्रकाशित करता है, इसमें शामिल ऊर्जा परिवर्तन। अब देखो यहां पर मान लेते हैं ये बैटरी है, ये यहां पर बैटरी है, आपके घर का इन्वर्टर समझ लो, ठीक। इसमें हो रही है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया। तो इसके क्या बोल सकते हो? रासायनिक ऊर्जा जो है, ये रासायनिक ऊर्जा जो है क्या करना है भैया? बल्ब को प्रकाशित करना है। ये रासायनिक ऊर्जा जो है पहले तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, और उसके बाद बल्ब प्रकाशित हुआ तो हमको आउटपुट मिल गया प्रकाश ऊर्जा। देखो कहां है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये गलत। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा, ये भी गलत। प्रकाश और ऊष्मा, ठीक। ये बल्ब प्रकाश भी देता है, ऊष्मा भी देता है। ऊष्मा की मात्रा कम होती है, प्रकाश पहली प्रेफरेंस होगी। अगर दोनों दिया है तो ये बेस्ट आंसर है, ठीक। प्रकाश प्लस ऊष्मा, आंसर क्लियर है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो, मोटर की बात कर रहे हैं वापस से, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में या फिर काइनेटिक एनर्जी में, है ना। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मी गलत, यांत्रिक ऊर्जा सही। एसी को डीसी में परिवर्तन करता है कौन? रेक्टिफायर। इसको याद कर लो, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी साधन रेक्टिफायर। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्लियर है, मजा आया होगा। बेसिक से मैं बताया हूँ, एक एक चीजों को बहुत बारीकी से समझाया हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो पूरा वीडियो वापस से देखो, नोट करो, बार बार बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक बता रखा हो, उसको लगाते रहिए, ठीक। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहां पर करंट अफेयर वगैरह, क्विज वगैरह कराए जा रहे हैं। ऐप डाउनलोड कर लो, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाओ, ठीक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।